आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यूनिवर्स के खाली हिस्सों में कोई हवा नहीं होती और बिना हवा के ध्वनि टाई नहीं कर सकती। फिर भी नासा बार बार स्पेस के साउंड्स यूं सुनाता है जैसे सैटर्न के घूमने का गुंज। दोस्तों, सवाल ये है, बिना ध्वनि के नासा क्या सुन रहा है और हम क्या सुनने जा रहे हैं? 1950 के दशक में जब पहली रेडियो टेलीस्कोप बनी तो साइंटिस्ट ने कहा था स्पेस में सिर्फ शांति है। लेकिन 1977 में वॉयेजर मिशन के दौरान नासा ने एक वाइब्रेशन सिग्नेचर रिकॉर्ड किया जिसमें चार्ज्ड पार्टिकल्स के डेटा को ट्रांसलेट किया गया। ये डेटा नंबर्स पर आफ्टर प्रोसेसिंग लोगोस के कानों में एक अजीब मेलोडी बन गई। साउंड वेव तभी चलती है जब मॉलिक्यूल्स पैरोस्पास टकराते हैं और वैक्यूम में मॉलिक्यूल्स होता ही नहीं। इसलिए स्पेस में कोई ह्यूमन ईयर कुछ नहीं सुन सकता। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस, प्लाज्मा वेव्स और पार्टिकल ऑसिलेशंस वहां एग्जिस्ट करते हैं जिनका पैटर्न डेटा सेंसर्स पकड़ते हैं। आप सोचिए, जुपिटर के रेडिएशन बेल्ट्स का तापमान 20 मिलियन केल्विन तक पहुंच जाता है और अन बैंड्स में प्लाज्मा के वाइब्रेशंस रोज बदलते हैं। नासा के इंस्ट्रूमेंट प्लाज्मा वेव एंटेनास उन्हें इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में बदलते हैं। FIR कंप्यूटिंग एल्गोरिदम्स इन सिग्नल्स को फ्रीक्वेंसी और टाइम के हिसाब से ऑडियो टोन्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ISS के बाहर एस्ट्रोनॉट जब कैमरा लगाते हैं तो देखता है सिर्फ चमकता आसमां और खामोशी। और नासा का विस्प एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करता है कि आउटर प्लाज्मा वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड को ट्रांसलेट किया जा सकता है। ये वो फिजिक्स है जिसे खामोशी भी गीत बन सकती है। 1990s में वॉयेजर 2 ने उरेनस और नेपच्यून के पास 3 खतरनाक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अनोमलीज रिकॉर्ड किए। इनका साइज 3000 किलोमीटर तक फैला हुआ था। जब साइंटिस्ट ने उन डेटा को सोनिफिकेशन सॉफ्टवेयर से गुजारा तो वो सिग्नल्स एक भारी ऑर्केस्ट्रा जैसे गूंज उठे, जैसे यूनिवर्स खुद जिए रहा हो। ऑडियो कैप्चर स्पेस में डायरेक्ट माइक्रोफोन्स से नहीं होता बल्कि वाइब्रेशंस या फील्ड फ्लक्चुएशंस से होता है। हर फ्लक्चुएशन का एम्पलीट्यूड और फेज रिकॉर्ड होता है जिसे नासा न्यूमेरिकल सीरीज बनाता है। FIR वो सीरीज को ह्यूमन हियरिंग रेंज यानी 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज तक मैप किया जाता है। आप जब कैसिनी स्पेसक्राफ्ट का डेटा सुनते हैं तो असल में सैटर्न और टाइटन के मैग्नेटिक फील्ड्स का हार्मोनिक ट्रांसलेशन सुनते हैं। 2017 में जब कैसिनी ने अपना अंतिम डाइव लिया, उसने एक हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टॉर्म डिटेक्ट किया। उस स्टॉर्म का ऑडियो एक मेटालिक वाइन जैसे सुना गया, पर असल में वो प्लाज्मा का नृत्य था। आपका सवाल ये हो सकता है, क्या इन आर्टिफिशियल साउंड्स का कोई रियल अर्थ है? साइंटिस्ट कहते हैं हाँ, ये वाइब्रेशंस प्लैनेट के चार्जिंग एरियाज, पार्टिकल डेंसिटी और फ्रिक्वेंसी एनर्जी का मैप दिखाते हैं। मतलब एक प्लैनेटरी हार्टबीट जिसे हम डेटा और साउंड दोनों से समझ सकते हैं। 2020 में नासा ने परसेवरेंस रोवर के साथ एक असली माइक्रोफोन भी भेजा। मार्स पर हवा पतली होने के बावजूद CO2 मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशंस लाते हैं। रोवर ने एक 20 डेसिबल का लो पिच ब्रीज साउंड रिकॉर्ड किया, जो ये प्रूव करता है कि पतली हवा भी किसी हद तक ध्वनि को चालती है। मार्स के टेम्परेचर में दिन और रात के बीच 100 डिग्री सेल्सियस की बदलाव होता है। इसे साउंड स्पीड भी लगभग 240 मीटर पर सेकंड होती है, जो अर्थ के 343 मीटर्स एस से कम है। नासा ने इस डिफरेंस को मेजर करने के लिए एकूस्टिक प्लेबैक एक्सपेरिमेंट्स भी किए। आपने सुना होगा, ब्लैक होल के पास से भी साउंड रिकॉर्ड हुई। एक्चुअली 2022 में पर्सियस क्लस्टर के गैस एनवलप वाइब्रेशन ने एक्सरे डेटा जनरेट किया। इस डेटा को 57 ऑक्टेव्स पिच अप करके ह्यूमन ऑडिटोरी रेंज में लाया गया और दुनिया ने पहली बार एक ब्लैक होल की दहक सुनी। ये सब डेटा एक नया नजरिया देता है कि यूनिवर्स सिर्फ देखने की जगह नहीं, सुनने का भी स्थान है। हर प्लैनेट, हर स्टार अपना एक साइलेंट ट्यून क्रिएट करता है। हमारे लिए वो साइलेंस नहीं बल्कि एक एनकोडेड वाइब्रेशन है जो लाइट और मैग्नेटिज्म के तरीके से बात करता है।
आपको ये भी जानना चाहिए कि ये साउंड सोनिफिकेशन सिर्फ आर्ट नहीं, साइंस का टूल है। वाइब्रेशंस से पार्टिकल डेंसिटी और रेडिएशन स्टॉर्म्स का मैप बनाया जा सकता है। ये मैपिंग मिशन प्लानर्स को गाइड करती है कि स्पेसक्राफ्ट को किस दिश में राउट किया जाए। सन का आउटर कोरोना लगभग 1 मिलियन डिग्रीज सेल्सियस तक गर्म है और वहाँ मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस कांस्टेंट होता ही है। सोहो और पार्कर सोलर प्रोब अन वाइब्रेशंस को रिकॉर्ड करते हैं। नासा उन्हें फ्रीक्वेंसी शिफ्ट में बदलकर सोलर वाइंड के बिहेवियर समझता है। अर्थ के भी अपने साउंड सिग्नेचर्स है, जिन्हें साइस्मोलॉजिस्ट्स स्पेस से डिटेक्ट करते हैं। जब मैग्नेटिक स्टॉर्म्स आते हैं, अर्थ के मैग्नेटोस्फेयर में एल्फवेन वेव्स गूंजते हैं। ये सब सिग्नल्स सैटेलाइट्स के सेंसर्स में इलेक्ट्रिक पल्स के रूप में रजिस्टर होते ही हैं। अब जरा सोचिए, स्पेस के क्वाइट वैक्यूम में बिलियन टोन प्लाज्मा वेव किस तरह एक इनविजिबल सिम्फनी क्रिएट करती है। नासा का मार्सिस और थेमिस प्रोजेक्ट ये प्रूफ देता है कि हर इलेक्ट्रिक पल्स एक कहानी लेके आता है। हर कहानी वेव के एम्पलीट्यूड और टाइमिंग से लिखी जाती है। दोस्तों, अगर हम इन वेव्स को ट्रांसलेट करते रहे तो हम फ्यूचर में एलियन सिग्नल्स भी डिकोड कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई एडवांस्ड सिविलाइजेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल करे तो साउंड ट्रांसलेशन उसका एक ब्रिज बन सकता है। ये साइंस और इमेजिनेशन का मेल है। 1958 में जब नासा बना था, तब कोई नहीं सोच सकता था कि खामोशी भी डेटा बन सकती है। आज हम स्पेस के इनऑडिबल वाइब्रेशंस को मेलोडी में बदलकर समझ रहे हैं कि कॉस्मोस जिंदा है। ये सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं, एक भविष्यवाणी है कि साउंड और डेटा एक ही भाषा है। एंड में जब आप स्पेस साउंड क्लिप्स सुनते हैं तो याद रखिए, आप हवा के नहीं, प्लाज्मा और पार्टिकल के सुर सुन रहे हैं। हर गूंज ह्यूम याद दिलाता है कि यूनिवर्स खामोश नहीं बल्कि अनंत एनर्जी से भरा है। इस खामोशी में ही हर ग्रह की धड़कन छुपी है। यही है नासा के स्पेस ऑडियो का राज, जहां वाइब्रेशन साइंस और कला दोनों मिलते हैं। ये ह्यूम सिखाता है कि ध्वनि का मतलब सिर्फ हवा नहीं और एनर्जी के रूप में डेटा भी है। दोस्तों, स्पेस भले खामोश है पर उसकी कहानी गूंज रही है, बस सही फ्रिक्वेंसी पार सुनने का इंतजार है।